हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली न्यू लिकर पॉलिसी से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मेनली हमने बात की थी L10 लाइसेंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस लाइसेंस को कैसे पाया जा सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या उसकी फीस लगेगी, क्या उसका EMD अमाउंट लगेगा। इन सभी बातों की चर्चा हमने वहाँ पर बड़े ही विस्तार से की थी। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली L7Z लाइसेंस के बारे में। L7Z लाइसेंस क्या चीज है, वो किस लिए इशू किया जाता है, उसमें क्या उसके लाइसेंस की फीस है, क्या EMD अमाउंट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका टेंडर कहाँ पे निकलता है। इन सभी चीजों के बारे में हम बड़े ही विस्तार से बात करेंगे। L7Z लाइसेंस कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि L7Z लाइसेंस है क्या चीज। फ्रेंड्स, ये जो है L7Z लाइसेंस जो है, ये रिटेल वेंडर्स के लिए एक जोनल लाइसेंस है। मतलब ये जो रिटेल लिकर की रिटेल सेलिंग के लिए पूरे जोन लेवल पे ये लाइसेंस इशू किया जाता है। इस लाइसेंस के अंडर में इंडियन लिकर और फॉरेन लिकर दोनों ही रिटेल सेल की जाती है, यानी दोनों ही लिकर की रिटेल सेल इस लाइसेंस के अंडर में आती है। यानी L7Z लाइसेंस जो है फॉरेन लिकर और इंडियन लिकर दोनों के रिटेल सेल के लिए जोनल लेवल पे इशू किया जाता है। मोटे तौर पे हम ये जान सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है जोनल लेवल। जोन क्या है, कितने जोन है, मतलब दिल्ली को कितने जोन में बांटा गया है, उसमें किस हिसाब से वो लाइसेंस इशू किया जाएगा, उसके अंदर कितने वार्ड है, एक वार्ड में कितने शॉप खोली जा सकती है, इन सभी बातों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिल्ली को कुल 32 जोन में बांटा गया है। कितने? 32, जिसमें से जो 30 जोन है वो आएंगे MCD के अंडर में, एक जोन आएगा NDMC कैंटोनमेंट एरिया के अंडर में, और जो लास्ट एक जोन होगा वो कहलाएगा दिल्ली एयरपोर्ट जोन। जो MCD के अंडर में एक जोन आएगा ना, उसमें एक जोन के अंडर में 9 से 10 वार्ड हो सकते हैं, मतलब एवरेज 9 या 10 वार्ड होंगे एक जोन के अंडर में। तो इस तरह से हम देखते हैं तो कुल 30 जोन में, MCD के अंडर मैंने आपको बताया 30 जोन, तो 30 जोन के अंडर में कुल 272 वार्ड आएंगे, और 272 वार्ड में एक वार्ड में एवरेज 3 लीकर शॉप खुलेंगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे, एवरेज 3 शॉप हर वार्ड में खुलेंगी, तो आप पाएंगे कि कुल MCD जोन के अंडर में 810 शॉप खुलेंगी। अब देखते हैं कि दिल्ली NDMC कैंटोनमेंट जोन में कितनी शॉप खुल सकती हैं। तो दिल्ली NDMC कैंटोनमेंट जोन में कुल 29 शॉप्स खोली जा सकती है, यानी 29 लीकर शॉप खोली जा सकती है। और लास्ट जो बचता है दिल्ली एयरपोर्ट जोन, उसके अंडर में 10 शॉप्स खोली जा सकती है। सभी जोन को L7Z लाइसेंस टेंडर के माध्यम से इशू किया जाएगा। मतलब जितने ही 32 के 32 जोन है, सबको जो L7Z लाइसेंस जो इशू किया जाएगा वह टेंडर के माध्यम से इशू किया जाएगा, और टेंडर के माध्यम से ही उसका जो लाइसेंस फी होगी वो डिसाइड होगी टेंडर के माध्यम से। और वो टेंडर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सभी बातों को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे EMD अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट कितना लगेगा, इसकी भी बात हम इस वीडियो में ही करेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसमें जो लाइसेंस फीस डिसाइड होगी टेंडर के माध्यम से, उस लाइसेंस फीस को 12 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना होगा, जो कि हर इंस्टॉलमेंट हर महीने की 7 तारीख को ड्यू होगी। और यदि आप 7 तारीख को इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं करते, यानी लाइसेंस फीस आप पे नहीं करते, तो उस पर 12% एनुअली इंटरेस्ट लगेगा। और लाइसेंस फीस जो है एनुअली आपकी बढ़ाई जा सकती है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हर साल लाइसेंस फीस उतनी रखी जाए या बढ़ाई जाए, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि L7Z लाइसेंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, मतलब इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, जो इसकी सबसे पहले इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए वो है कि आपने पिछले 3 साल की रिटर्न भरी हुई होनी चाहिए। यानी जो भी इंडिविजुअल या कोई भी एंटिटी इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, तो उसके पिछले 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हुई होनी चाहिए। सेकंड, यदि कोई भी एंटिटी या कोई भी इंडिविजुअल लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, यानी L7Z लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, तो उसकी नेट वर्थ कम से कम 6 करोड़ होनी चाहिए, उसकी नेट वर्थ। और यदि कोई एक जोन से ज़्यादा के लिए अप्लाई करता है, यानी सपोजेड कोई 2 जोन के लिए L7Z लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, तो उसकी नेट वर्थ 12 करोड़ होनी चाहिए। वर्थ क्या है कि उसकी हैसियत,
मतलब उसकी हैसियत 6 करोड़ या फिर 12 करोड़ होनी चाहिए। यदि एक जोन के लिए अप्लाई करता है तो 6 करोड़ और 2 जोन के लिए अप्लाई करता है तो 12 करोड़। और नेटवर्थ कैसे पता चलेगी? ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसका सर्टिफाई करके देगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन की जो हैसियत जो है 12 करोड़ है या 6 करोड़ है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये लाइसेंस जो है मैक्सिमम किसी इंडिविजुअल या एंटिटी को मैक्सिमम 2 जोन के लिए एलोकेट हो सकता है। 2 जोन से ज़्यादा के लिए एलोकेट हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम इसका जो क्राइटेरिया है 2 जोन तक सीमित है, एक इंडिविजुअल और एक एंटिटी के लिए। अब जानते हैं L7Z लाइसेंस के जोन एलोकेशन का प्रोसेस। फ्रेंड्स, इसका जो जोन एलोकेट होता है वो होता है ई टेंडरिंग के माध्यम से। मतलब ई टेंडरिंग के माध्यम से इसका जोन एलोकेट होगा और ई टेंडरिंग में पार्टिसिपेट वही कर सकता है जो 10 लाख रुपए का पार्टिसिपेशन फीस डिपॉजिट करेगा। यानी टेंडर में बोली लगाने का, या जिसको कहते हैं बिडिंग का, बिडिंग पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए बिडिंग है। यानी टेंडर में बिडिंग के लिए 10 लाख रुपए का पार्टिसिपेशन फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब यदि आप टेंडर जीतते नहीं हैं तो आपको 10 लाख रुपए वापस नहीं मिलेंगे, नॉन रिफंडेबल है। वो सिर्फ टेंडर में पार्टिसिपेट करने की फीस है 10 लाख रुपए फ्रेंड्स। और बात कर लेते हैं यहाँ पे ईएमडी अमाउंट की। ईएमडी अमाउंट जो है, यदि आप एक जोन के लिए टेंडर भर रहे हैं, एक जोन के लिए बिडिंग कर रहे हैं तो उसका ईएमडी अमाउंट है 30 करोड़ और 2 जोन के लिए कर रहे हैं तो 60 करोड़ उसका ईएमडी अमाउंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेशन फीस जो है 10 लाख रुपए है, जो कि आपको डीडी के माध्यम से या फिर बैंकर चेक के माध्यम से एक्साइज कमिश्नर के फेवर में डीडी या बैंकर चेक देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बट जो ईएमडी अमाउंट है वो रिफंडेबल है। यदि आप टेंडर की बिडिंग नहीं जीतते तो आपको जो 30 करोड़ रुपए का जो ईएमडी अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे वो आपको रिफंड हो जाएगा। या फिर 60 करोड़ का यदि जमा करते हैं तो रिफंड हो जाएगा। 60 करोड़ किस केस में मैंने आपको बताया, यदि एक जोन से ज़्यादा के लिए आप बिडिंग कर रहे हैं तो 60 करोड़ का ईएमडी अमाउंट रहेगा। और यदि एक जोन के लिए बिडिंग कर रहे हैं तो आपका जो बिडिंग अमाउंट रहेगा, जो आपका ईएमडी अमाउंट रहेगा वो 30 करोड़ रहेगा। बट यदि आप बिडिंग नहीं विन करते या नहीं जीतते तो आपको वो ईएमडी अमाउंट रिफंडेबल हो जाएगा। बट यदि आप बिडिंग जीत जाते हैं और आप L7Z लाइसेंस एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका 30 करोड़ रुपए फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त कर लिया जाएगा। वो आपको रिफंड नहीं होगा बिडिंग जीतने के बाद यदि आप पीछे हटते हैं तो। जो भी इंडिविजुअल या एंटिटी बिडिंग को जीतता है, यानी कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी इस बिडिंग को जीतती है तो उसको जिस कॉस्ट पे उसने बिडिंग को विन किया है या जीता है उस कॉस्ट का 25% एज ए सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा विद इन अ वीक। मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको जितने अमाउंट की उसने बिडिंग जीती है उसका 25% एज ए सिक्योरिटी मनी उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि इसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है L7Z लाइसेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 साल की ITR होनी चाहिए। पिछले 3 साल की आपने ITR फाइल की होनी चाहिए, तभी आप L7Z लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, 10 लाख रुपए का DD बनेगा एज ए पार्टिसिपेशन फीस। मतलब सिर्फ बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 10 लाख रुपए का DD आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो बनेगा, तभी आप L7Z लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर आता है पैन कार्ड का, पैन कार्ड होना चाहिए। चौथा, नेट वर्थ सर्टिफिकेट CA से बनवाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपकी नेट वर्थ किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी एंटिटी की 6 करोड़ होनी चाहिए। एक जोन के लिए यदि अप्लाई करता है और 2 जोन के लिए अप्लाई करता है तो 12 करोड़ उसकी नेट वर्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वैट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वैट रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्योंकि लिकर पे GST नहीं लगता, GST सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, उसके लिए वैट रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। एक्साइज डिपार्टमेंट से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपके पास कोई पिछला ड्यूज तो नहीं है, तभी आप L7Z लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है एनेक्चर A। आप देख सकते हैं ये एनेक्चर A है, जिसमें एप्लीकेंट को अपने बारे में पूरा पर्टिकुलर्स अपना देना पड़ता है। मैं इस एनेक्चर A का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, PDF लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि एनेक्चर A में क्या क्या आएगा। उसके बाद आता है एनेक्चर B।
आप देख सकते हैं ये एनेक्सर बी है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आप PDF फॉर्म डाउनलोड करके देख सकते हैं कि एनेक्सर बी में क्या क्या आएगा। एनेक्सर बी जो है मेनली इसमें क्वालिफिकेशन पूछी गई है। क्वालिफिकेशन से मतलब है आपको आपके बारे में ये पूछा गया है कि आपको जो जिस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके सारे रूल्स पता है नहीं पता, आपका कोई ड्यू तो बाकी नहीं है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इन सब चीज़ों का 8-10 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, उनको आपको फिल करना होगा। यहाँ पे हमने देखा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी L7Z लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए। फ्रेंड्स, जिसको ये लाइसेंस मिल जाता है यानी L7Z लाइसेंस मिल जाता है, उसे हर महीने 7 तारीख तक अपनी सेल का पूरा ब्यौरा इंडियन लिकर और फॉरेन लिकर दोनों का अलग अलग सेपरेट पूरा पर्टिकुलर्स फॉर्म एक 11 होता है, उसमें भर के हर महीने डिपार्टमेंट को जमा करना पड़ता है, यानी एक्साइज डिपार्टमेंट को जमा करना पड़ता है पूरा का पूरा ब्यौरा फॉर्म 11 में भर के। फ्रेंड्स, यदि आप L7Z या किसी भी तरह के लाइसेंस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट की ई प्रोक्योरमेंट वाली वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। ई प्रोक्योरमेंट की साइट पे रजिस्ट्रेशन करना पूरा मैंने आपको सिखा रखा है, उसका ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट के ई प्रोक्योरमेंट साइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो मैं दे चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके पहले आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। क्योंकि यदि टेंडर निकलता है और आपका दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो टेंडर को आप भरेंगे कैसे, तो इसलिए आप पहले वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था L7Z लाइसेंस पर, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।